हेलो स्टूडेंट्स। तो डाइपोल फील्ड को सीखने के बाद आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाले टॉर्क के बारे में और बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए शुरुआत करते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिहेवियर जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो यूनिफॉर्म फील्ड में भी देखा जाता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा जाता है। बट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये रिकॉल करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब है वो ये है कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होगी, इक्विडिस्टेंट होगी और हर एक पॉइंट पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगी। सो यहाँ पे हमारे पास ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड में है। तो हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमने प्लेस ऐसे की है कि जैसे उसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को हमने रखा है 2a डिस्टेंस पे। तो हमने डाइपोल के लेक्चर में भी पढ़ा था अगर दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वही इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रखा है कि जैसे उसका डाइपोल मोमेंट का वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो वेक्टर है वो एक एंगल बनाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड रहता है 2aq। हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है और डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ उसका जो मैग्नीट्यूड भी होता है वो होता है 2aq। और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो डाइपोल के जो दो चार्ज है यानी डाइपोल की जो सिस्टम है उसमें दो इलेक्ट्रिक चार्ज रहते हैं। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है और उसी इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स बाय चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नेगेटिव चार्ज पे लगने वाले फील्ड जितना होगा। तो आप सोचो कि यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी और हमारे पास दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने की वजह से और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। बट जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन अलग होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स वो होता है F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई और उसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। सो क्लियर सी बात है ये। अभी बात करेंगे नेगेटिव चार्ज के बारे में। तो नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स वो ये डायरेक्शन में होता है यानी नेगेटिव चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो उसका जो नेचर है वो ये है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट में मोशन करेगा और ऐसे ही उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स होगा ये डायरेक्शन में
और उसका जो वेक्टर है वो यहाँ पे बताए माइनस क्यू इंटू ई। सो ये क्लियर हो रहा है। नाउ यहाँ पे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसमें लगने वाला फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट में, और पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो दो फोर्सेस है वो दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमें इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस पता है। मान लो कि हमारे पास एक फोर्स है ये डायरेक्शन में है और दूसरा जो फोर्स है वो एक्चुअली यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसका नेट फोर्स निकाले, इन दोनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स निकाले, तो वो नेट फोर्स होता है 0। यानी यहाँ पे जो टोटल सिग्मा एफ की बात करो, ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जो टोटल फोर्स हुआ सिस्टम का वो रहा 0। तो यहाँ पे जो डाइपोल है वो डाइपोल लिनियर मोशन कर पाएगी। आप सोचो अपने हिसाब से, यहाँ पे जो डाइपोल है वो डाइपोल लिनियर मोशन कर पाएगी। तो आपका आंसर होगा कि यहाँ पे सिग्मा एफ 0 होने की वजह से डाइपोल जो है वो लिनियर मोशन नहीं कर पाएगी। बट दोनों फोर्सेस जो है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ लगते हैं। यहाँ पे देख लो कि दोनों फोर्सेस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ लगते हैं। तो अगर हमें ये पता है कि ट्रांसलेशनल यानी लिनियर मोशन नहीं होता है, बट अगर दो फोर्सेस इक्वल हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ लगते हो, तो उन दोनों की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फोर्सेस है वो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। इसीलिए जो सिस्टम में जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स क्या रहता है? 0। Hence the net translating force on a dipole in a uniform electric field is 0, because यहाँ पे और यहाँ पे electric field same होगी, but the two equal and opposite forces act at different points on the dipole which produces torque। तो टॉर्क का हमें थोड़ा भी ख्याल है कि यहाँ पे जो टॉर्क होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। मान लो कि एक सेंटर है और हमने यहाँ पे क्या रखा है, ये वाला जो है एक रॉड रखा है। समझो एक बात को, हमारे पास एक लीनियर रॉड है। ये जो लाइन दिख रही है आपको स्काई ब्लू कलर की, एक लीनियर रॉड है। हमने क्या किया, हमने एक फोर्स लगाया एक ऊपर की ओर, और दूसरा जो फोर्स लगाया वो ऐसे लगाया नीचे की ओर। यानी यहां से हम अगर फोर्स लगाते हैं तो ये रॉड जो है, ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि अगर ये दो फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगते तो टॉर्क प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट ये दोनों फोर्सेस जो है वो दोनों फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे लगते हैं। तो यहाँ पे रॉड का रोटेट होना वो बताता है कि अगर कोई दो पॉइंट्स पे इक्वल अमाउंट के और ऑपोजिट डायरेक्शन के जो फोर्स लगते हैं उसकी मदद से उसका रोटेशन जो है, उसका जो रोटेशनल मोशन है वो पॉसिबल है। तो आप देख लो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे प्लस क्यू पे लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स ये डायरेक्शन में है, और माइनस क्यू पे लगने वाला जो फोर्स है वो ये डायरेक्शन में है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे भी एक टॉर्क लगता है और उसे बोलते हैं कपलिंग फोर्स, जो प्रोड्यूस करता है टॉर्क। कपलिंग फोर्स का मतलब होता है कि दो ऐसे फोर्स जो इक्वल हो और अपोजिट नेचर के हो, सो दे फॉर्म अ कपल विच एक्सर्ट्स अ टॉर्क। और इसकी मदद से यहाँ पे जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है और डाइपोल क्या परफॉर्म करेगी? रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। तो टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जो रोटेशनल मोशन में भी हम पढ़े हैं, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, यानी इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का, तो यहाँ पे लगने वाले जो दो फोर्सेस है उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना है। जैसे यहाँ पे रॉड की लेंथ कंसीडर करते थे, तो वैसे ही यहाँ पे ये जो ए बी लेंथ है वो ए बी लेंथ को हमें कंसीडर करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क जो है वो टॉर्क फाइंड करने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो आप, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, Q इंटू ई होगा। सो टॉर्क इक्वल्स टू क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये ए बी होगा। नाउ ए बी को कैसे फाइंड किया जाए, तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में हम साइन थीटा लिखते हैं, तो वो साइन थीटा होगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये रही साइड ए बी और यहाँ पे साइड जो होगी वो हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी बाय ए सी। तो ए बी हमें फाइंड करना है जो कि हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है, 2a। तो ए बी इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू ये डिस्टेंस जो है वो लिखेंगे 2a साइन थीटा। तो टॉर्क हमें मिल गया क्यू ई इंटू मल्टीप्लीकेशन में 2a साइन थीटा। नाउ वी नो दैट 2a जो होता है 2a इंटू क्यू, वो रहता है डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे Q इंटू 2a कर देंगे सेपरेट, इंटू ई साइन थीटा। नाउ 2a बन जाएगा P, और टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा Pe साइन थीटा। हमें पता है कि टॉर्क जो है वो टॉर्क स्केलर नहीं है, टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है, वो साइन थीटा क्या बताता है कि इन दोनों के बीच एक वेक्टर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे हम रोटेशनल मोशन में राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते थे, वैसे ही यहाँ पे दो वेक्टर है। आप देख लो कि पहला वेक्टर है P, यानी डाइपोल मोमेंट का वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो है वो वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो हमें देगा टॉर्क की डायरेक्शन। तो हम देखते हैं आगे, यहाँ पे जो P है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है और यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है, उसको हम कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं। यहाँ पे देख लो, ये P वेक्टर P आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आ गया, और उन दोनों से फॉर्म होने वाला ये वाला जो प्लेन दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो हमें ये प्लेन मिला है, ये वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, उसके परपेंडिकुलर जो है हम एक स्क्रू को रखेंगे नीचे, जैसे हम 11th स्टैंडर्ड में भी करते थे। यहाँ पे हम एक रखेंगे स्क्रू को राइट हैंड में, और हमें करना है P क्रॉस ई। तो P क्रॉस ई करने के लिए हम स्क्रू को रोटेट करेंगे P से E तक। यानी अगर स्क्रू को हम रोटेट करते हैं P से E तक, तो स्क्रू आता है नीचे की ओर। आप यहाँ पे स्क्रू रखोगे, स्क्रू को हम घुमाएंगे P, वेक्टर P से वेक्टर E तक, और वेक्टर E तक घूमने के बाद स्क्रू आएगा नीचे की ओर, और टाउ की जो डायरेक्शन होगी, यानी जो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन होगी पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए नीचे की ओर। यानी ये डायग्राम जो है, वो डायग्राम के लिए टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की ओर होगी। और यहाँ पे अगर बताया जाए, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर टू डायमेंशनली हम सोचते हैं, टू डायमेंशनली सोचते हैं, तो ये हमारा वेक्टर P है। दूसरा जो वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, वो कुछ इस तरह से है। इन दोनों के बीच ये जो एंगल है वो एंगल रहता है थीटा, यानी यहां से यहां तक का जो एंगल है वो एंगल है थीटा। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल है थीटा। अभी हमको क्या करना है, ये जो वेक्टर है वो वेक्टर P है। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको वापस से, ये जो वेक्टर है वो वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर,
और ये जो वेक्टर है वो वेक्टर है डाइपोल मोमेंट का वेक्टर। तो जैसे ही आप देखते हो यहाँ पे P और E दोनों को 2 डायमेंशनली बताया जाए तो हमें P क्रॉस E करना है। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो तो अपने हाथ में स्क्रू को कंसीडर करो और उस स्क्रू को अगर आप P क्रॉस E करने के लिए अगर आप रोटेट करते हो P से लेके E की ओर तो वो ऐसे रोटेट होगा यहाँ से, और जैसे ही आप उसको रोटेट करोगे तो P क्रॉस E हमें मिलेगा। यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर बट अंदर की ओर होगा स्क्रू, तो ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो समझ में आ रही बात कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो हमने फाइंड कर ली, और टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करने के बाद हमने एक बात डिसाइड की कि जो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है पी ई साइन थीटा। तो आपके दिमाग में कई सवाल आने चाहिए कि अगर डाइपोल की अरेंजमेंट ऐसी ना होती, अगर डाइपोल को हम पैरेलल रखते, डाइपोल को एंटी पैरेलल रखते या डाइपोल को परपेंडिकुलर रखते इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हम सोच सकते हैं कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज होगा कि नहीं। तो यहाँ पे उसके लिए हम पढ़ेंगे स्पेशल केसेस। यहाँ पे खास ध्यान देना। तो इम्पोर्टेंट केसेस से हमें पता है कि टॉर्क जो है वो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है पी साइन थीटा, बट टॉर्क को हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई। तो पहला केस है वो ये कहता है कि अगर डाइपोल को यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल है और एक दूसरे से पैरेलल होने के कारण इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल रहेगा थीटा इक्वल्स टू 0। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड रहेगा पी ई साइन 0 इक्वल्स टू 0। यानी अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को पैरेलली अरेंज करते हैं तो टॉर्क जो होता है वो 0 रहता है। दूसरा केस है, अगर हम डाइपोल को ऐसे अरेंज करें इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर, तो डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे, और परपेंडिकुलर रहने के कारण यहाँ पे जो टॉर्क मिलेगा वो टॉर्क रहेगा मैक्सिमम टॉर्क विच इज इक्विवेलेंट टू पी इनटू ई। तीसरा जो केस है वो ये कहता है कि अगर हम डाइपोल को अरेंज करें एंटी पैरेलल, यानी डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा वो दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल होंगे, और एंटी पैरेलल होने के कारण यहाँ पे टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड रहेगा 0। तो दो केसेस में टॉर्क जो है वो 0 लगता है, और एक केस में हमने सीखा कि टॉर्क क्या बनता है, मैक्सिमम बनता है। सो टॉर्क जो मैक्सिमम होता है उसकी अरेंजमेंट ये रहेगी कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर अरेंज किया जाए, बट जीरो टॉर्क के लिए डाइपोल को हम अरेंज करेंगे पैरेलल और एंटी पैरेलल वे में। तो ये थे इंपॉर्टेंट केसेस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। क्लियर सी बात है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रोटेट किया जाए तो रोटेट करने के कारण कुछ वर्क डन भी करना पड़ेगा। ऐसे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रोटेट नहीं कर सकते। तो वर्क रिक्वायर्ड to rotate an electric dipole in uniform electric field, तो वर्क डन कितना होता है रोटेशन के लिए वो अभी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाती है वो थीटा 1 है। उसको थोड़ा सा हम यहाँ से रोटेट करेंगे, यानी यहाँ से हमने रोटेट करना स्टार्ट किया और यहाँ से भी रोटेट करना स्टार्ट किया, तो डाइपोल की जो फाइनल पोजीशन है वो थीटा 2 एंगल पे है। यानी यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट ने एंगल बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो एंगल जो होगा वो कितना होगा थीटा 2। तो ऐसे में शुरुआत में जो एंगल है वो थीटा 1 है और बाद में जो एंगल है वो थीटा 2 है। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा वो फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला सीखनी पड़े, और वो फॉर्मूला हम अभी यहाँ पे सिखाएंगे।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है और शुरुआत में उसका जो एंगल है वो एंगल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो जीरो है। अगर उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम 180 डिग्री का रोटेशन देते हैं तो वर्क डन कितना होगा? अगर उसको 90 डिग्री का रोटेशन देते हैं तो वर्क डन कितना होगा? 270 डिग्री का रोटेशन देते हैं तो वर्क डन कितना होगा? ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए जिसका डेरिवेशन अभी हम करेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे। तो हम याद करते हैं रोटेशनल मोशन में वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इन रोटेशनल मोशन होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे लीनियर मोशन में वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही रोटेशनल मोशन में वर्क डन होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेशनल वर्क जो है वो वर्क होता है टाउ इनटू थीटा। बट यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे थीटा 1 से थीटा 2 में जाने वाले स्टेट को एक स्मॉल अमाउंट के वर्क डन में। सो कंसीडर अ स्मॉल वर्क डन dw इक्वल्स टू टाउ इनटू डी थीटा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री तक का रोटेशन है, तो हम क्या करेंगे 1 डिग्री, 31 डिग्री, 32 डिग्री, 33 अप टू 60 डिग्री के जो छोटे छोटे इंटरवल है, उसी छोटे छोटे इंटरवल में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो वर्क डन को पहले कैलकुलेट करेंगे और थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक के इंटरवल के सभी छोटे छोटे वर्क का हम एडिशन करेंगे और उसी छोटे छोटे वर्क डन का एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने से पहले यानी टोटल वर्क डन फाइंड करने से पहले हमें जो है वो स्मॉल वर्क डन फाइंड करना है। तो स्मॉल वर्क डन है dw इक्वल्स टू टाउ इनटू डी थीटा। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो टोटल वर्क डन रहेगा w इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 इंटीग्रेशन में टाउ इनटू डी थीटा। यानी इंटीग्रेशन हम करेंगे, ऐसे छोटे छोटे सारे वर्क को हम मिलाएंगे, उसके लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। बट जो इनिशियल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो थीटा 1 और बाद में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो थीटा 2 और लिखेंगे टाउ इंटू डी थीटा। तो ये जो टाउ है वो टाउ अभी है p क्रॉस ई और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो p साइन थीटा। तो अभी इंटीग्रेशन में p e साइन थीटा डी थीटा और लिमिट रहेगी थीटा 1 से थीटा 2। तो ये जो P इंटू ई है वो P जो है वो कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो P ई बार आ जाएगा। इंटीग्रेशन में साइन थीटा डी थीटा बचेगा। नाउ जो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो रहता है माइनस कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू पी ई बार आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट रहेगी थीटा 1 से थीटा 2। अगर हम रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये फॉर्मूला बन जाता है W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर ऐसा बोले कि थीटा 1 जो है वो 0 डिग्री है और थीटा 1 0 से यानी पैरेलल है एक डाइपोल और उसको हमें एंटी पैरेलल पोजीशन पे लाना है, तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा। आप सोचो यहाँ पे थीटा 1 रखेंगे 0 डिग्री और थीटा 2 हम रख देंगे, क्या रख देंगे, थीटा 2 पाई रख देंगे। तो सोचो कि आंसर क्या मिलेगा आपको। तो cos थीटा 1 होगा cos 0 होता है 1 और cos थीटा 2 होगा cos पाई -1, -1 माइनस माइनस प्लस और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2pe। तो ऐसे कई सारे सवाल निकलते हैं बट आपको क्या रखना है, फॉर्मूला को याद रखना है। So if dipole is rotated from theta 1 equals to 0 to theta 2 equals to theta, तो अगर 0 डिग्री से थीटा 2 इक्वल टू थीटा पे रोटेट करते हैं तो cos 0 क्या होगा, cos 0 हो जाएगा 1 और फॉर्मूला बन जाएगी pe 1 माइनस cos थीटा। तो cos 0 1 रखने के बाद cos थीटा जो है वो एज इट इज रहेगा और फॉर्मूला बनी w इक्वल टू pe 1 माइनस cos थीटा। तो ये था वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें हम सीखेंगे बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने हैं। तो
मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।